कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं और इसको समझेंगे कि क्या होता है इसमें, एप्लीकेशन हम लोग का अधिशोषण का क्या क्या होता है, और इसी में हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे आज। वो पढ़ेंगे हम लोग कैटलिस्ट, जो कि आप सुने होंगे उत्प्रेरक के बारे में। आज उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक आपका छूटे नहीं, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आगे अधिशोषण आप समझ चुके थे, अधिशोषण किसको कहते हैं, अवशोषण किसको कहते हैं, ठीक है। वो सब सारा चीज बेसिक टर्म को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है हम लोगों का अधिशोषण। अधिशोषण का क्या, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण का अनुप्रयोग क्या क्या होता है। अधिशोषण का अनुप्रयोग कहने का मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि अधिशोषण का हम लोग जो प्रयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं। फिर से समझे, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, अधिशोषण का अनुप्रयोग मतलब होता है कि अधिशोषण का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला यहाँ इसका एप्लीकेशन है, पहला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। एक तो जानते हैं हम लोग कि निर्वात मतलब क्या होता है। निर्वात मतलब होता है जहां एयर कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है, एयर टोटल वहां से निकाल दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है निर्वात। अब वहां निर्वात उत्पन्न करने में मतलब क्या कि कोई अगर जगह है, या फिर कोई अगर बंद कंटेनर है, या फिर कोई बंद कक्ष है, या फिर बंद कोई कमरा है, तो उसको हम लोग को निर्वात बनाना है। तो निर्वात बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उससे हम लोग को जितना भी एयर होता है, एयर को क्या करना होता है, निकालना होता है। अब एयर को निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए, अत्यधिक उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्वात पंप द्वारा निर्वाचित पात्र से लेस मात्र वायु चारकोल पर अधिशोषित करके, यहां क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं क्या, चारकोल को यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अधिशोषित करके क्या करते हैं, वहां का हम लोग एयर पंप से हम लोग क्या करते हैं, उस वहां का टोटल एयर को निकाल देते हैं, जिसके कारण जो है वैक्यूम और अधिक हो जाता है वहां। मतलब ये कि वैक्यूम होने का क्या मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एयर को और ज्यादा बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। लेस मात्रा मतलब या बहुत कम कर देते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है व्याधियों के उपचार में, मतलब इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कोई अगर डिजीज है तो उसके उपचार में, कोई कीटनाशक है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मारने में भी हम लोग क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। उसी को लिखा, अनेक औषधियां कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कीटाणु को मारने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का वर्णलेखिकी विश्लेषण में, मतलब इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ये अधिशोषण का परिघटना जो पर आधारित वर्णलेखिक विश्लेषिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका अनेक उपयोग है। वर्णलेखिक मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, औद्योग में लिखने के काम में भी हम लोग क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है गैस मास्क में। अब ये गैस मास्क में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आप जानते हो कि कोयला हम लोग को क्या धरती पर मिलता है क्या, ऊपर में नहीं। कोयला जो है हम लोग क्या करते हैं, खान से निकालते हैं। तो खान से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मजदूर को भेजते हैं सुरंग में, ठीक है। खुदाई किया जाता है, सुरंग में मजदूर को भेजा जाता है। लेकिन वहां जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मीथेन गैस का मात्रा काफी ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मीथेन गैस जो होता है वो काफी ज्यादा दिक्कत कर देता है बॉडी में, ठीक है। तो उससे बचने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। और ये गैस मास्क के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है गैस मास्क का प्रयोग, देखिए। अब पहला हम लोग का टॉपिक आता है कि गैस मास्क हम लोग कहें किसको, है ना, वह मास्क जिसमें सक्रियत चारकोल अधिशोषकों का मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, चारकोल का मिश्रण होता है। चारकोल मतलब क्या होता है, सूखा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, चारकोल हम लोग बोलते हैं क्या, कि कार्बन का सूखा पाउडर होता है। कार्बन का क्या होता है,
सूखा पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, चाय, या फिर बहुत सारा देखते होंगे फेस मास्क भी आता है, वो पिंपल्स वगैरह को निकालने के लिए भी यूज़ करता है आजकल आदमी, गोरा बनने के लिए, ताकि आदमी जल्दी से गोरा हो जाए। लेकिन ऐसा होता है क्या, वो सिर्फ क्या क्या होता है, पिंपल्स को निकालता है। तो उसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, फेस मास्क के रूप में करते हैं। देखिए इसका उपयोग कोयले के खानों में सांस लेते समय विषैली गैस, काफी ज्यादा पॉइजनस गैस जो होता है वो होता है, निकलता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस इत्यादि को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। मतलब फेस मास्क हम लोग यूज क्यों करते हैं, वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अधिशोषण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, सोख लेना, किसी चीज को क्या करना, अपने अंदर में समा लेना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा ही क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस को क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। दूसरा चीज, अब जो प्योर एयर जो होता है, प्योर एयर को क्या करता है, वो मनुष्य के अंदर मतलब नाक के अंदर जाने देता है। बाकी को क्या करता है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, और अब या फिर जनरल आप बात में समझ सकते हैं, वो क्या करता है, छान देता है। अभी जैसे अभी चला हुआ है क्या, कोरोना वायरस। अब देखिए हम लोग को एयर लेना भी है, लेकिन कोरोना वायरस से हम लोग को बचने के लिए क्या करना पड़ता है, मास्क लगा करके घूमते हैं। क्या करते हैं, मास्क लगा के। पहले के जमाने में क्या किया जाता है, गाय भैंस को लगाया जाता है। अब किसको लगाया जाता है, आदमी को लगाया जाता है, और सबको ही लगा के, हम भी खुद लगा के घूमते हैं। अब देखिए अंतर, पहले क्या भैंस गाय लगाता था, भैंस गाय का बच्चा जब होता था तो उस समय क्या किया जाता था, मिट्टी ना खाए इसलिए वो क्या करता था, उसको जाबी, उसको बोलते हैं हम लोग गांव के भाषा में, जाबी लगा दिया जाता था। लेकिन वही जाबी अब क्या कौन यूज करता है, अब हम लोग यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए उसका प्रयोग हम लोग देखिए, अभी मास्क का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वायरस जो है हम लोग का सांस के थ्रू हम लोग के अंदर में, बॉडी में प्रवेश न कर जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी जो है मास्क का प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ मास्क का प्रयोग करते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 गैस को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, और प्योर वाटर को, प्योर हम लोग वायु को क्या करें, प्योर एयर को क्या हो जाए, हम लोग का नाक के अंदर जाए। बाकी जो जितना भी एयर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ढेर सारा गैस निकलता है, वो सब क्या रह जाए, बाहरी रह जाए। उसको क्या सीधा सा बात में हम लोग बोल सकते हैं, उसको छान करके क्या कर दे, अलग कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेस मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कपड़े को रंगने में, मतलब कपड़ा को रंगाने में भी हम लोग क्या करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अधिशोषण का मतलब जानते हैं हम लोग क्या, अधिशोषण का हम लोग मतलब जानते हैं कि अधिशोषण का मतलब होता है कि कोई एडजॉर्बेंट में क्या होता है, एडजॉर्बेंट पदार्थ क्या करता है, उसके अंदर में सांद्रित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। अब देखिए रंग बंधक, मतलब इसको बोला जाता है अंग्रेजी में मोरडेंट, है ना, जैसे फिटकड़ी को कपड़ा रंगने में प्रयोग करते हैं। ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेते हैं, अन्यथा रंजक के कण कपड़े पर नहीं चिपकते हैं। मतलब अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाए, अधिशोषण का प्रयोग नहीं किया जाए, अधिशोषण का अनुप्रयोग नहीं किया जाए, तो क्या होगा, कलर जो चिपक जाता है, जैसे यही है कि ऐसा ही कलर मिला होगा क्या, नहीं इसमें कोई कलर डाला गया होगा तब जाकर के, या फिर जैसे देखते हैं हम लोग क्या, साड़ी पॉलिश या फिर कहीं सेंटर में जाकर के देते हैं, बोलते हैं भैया मेरा व्हाइट है, इसको जो दूसरा कलर में इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिएगा, दूसरा कलर हमको, ये कलर को कन्वर्ट कर दीजिए। वो क्या करता है, कलर उसमें मिलाता है। तो कलर मिलाएगा तो क्या होगा, वो अधिशोषित करेगा मतलब क्या, कि सोखेगा। कौन सोखेगा, कपड़ा सोखेगा। तो कपड़ा को क्या बोलेंगे यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। और एडजॉर्बेंट हम लोग किसको बोलेंगे, कलर को बोलेंगे यहाँ। ठीक है, तो अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा ही हम लोग का क्या होता है, किसी भी कपड़े का क्या करते हैं हम लोग, कलर को चेंज करते हैं, या फिर कपड़े को हम लोग कलर करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला है, छठा है, आर्द्रता पर नियंत्रण में। आर्द्रता मतलब समझते हैं, आर्द्रता मतलब नहीं समझते होंगे। आर्द्रता मतलब होता है, ठंड का सीजन में देखे हैं क्या, ठंड का सीजन में देखिए कुहासा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कुहासा बोलते हैं। ढेर सा चारों तरफ से घिरा हुआ सा धुआं सा है जिंदगी, है ना, धुआं पूरा ऐसा लगता है, व्हाइट धुआं। लेकिन वो आर्द्रता होता है। आर्द्रता क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो पूरा वातावरण में फैला हुआ होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कंडेंसेट हो जाता है। कंडेंसेट होने के कारण जो है वो एटमॉस्फेयर में फैला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग आर्द्रता उसको बोलते हैं। आर्द्रता वाला उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब देखिए उसका नियंत्रण में भी हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए सिलिका जेल लेते हैं हम लोग, सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल। जेल का मतलब क्या होता है, जेल आप लगाते होंगे बाल में, वो वाला क्या,
जेल जो लगाता है, बहुत बहुत देखिएगा क्या करता है, अपना बाल को स्ट्रेट करने के लिए वो अपना जेल खरीद के लाता है, न जाने कौन कौन कंपनी का लाता है, क्या बोलते हैं गार्नियर, और हम तो यूज़ नहीं किए, और ढेर बच्चा सब यूज करता है उसको, ठीक है। वो जेल नहीं, जेल का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा क्या मतलब क्या बोले उसको, मतलब काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, सिंपल सा ले लें कीचड़, ठीक है। क्या होता है इन जनरल हम लोग लेंगे गीला, क्या होगा, ना ज्यादा पतला सॉल्यूशन होगा और ना ही ज्यादा मोटा सॉल्यूशन होगा, क्या होगा गीला टाइप का होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जेल बोलते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, एल्युमिनियम का जेल और सिलिका जेल को क्या करते हैं उपयोग, नमी को क्या करते हैं दूर करने में, एवं आर्द्रता को क्या करते हैं नियंत्रित करने में करते हैं। ये इसका प्रयोग इसमें क्यों करते हैं हम लोग, ये क्या करता है, आर्द्रता जो होता है मतलब वायुमंडल में जो होता है, कितना वायुमंडल में जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, उसको क्या करता है ये सोख लेता है, सोखने के कारण क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में कमी आ जाता है, जिसके कारण जो है आर्द्रता में कमी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला हम लोग का, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया आर्द्रता का। अगला है 7वां नंबर है हम लोग का, विलयन से रंगीन पदार्थों को हटाने में। अगर किसी विलयन से हम लोग को रंगीन पदार्थ को हटाना है, मतलब अगर किसी कपड़े को पर कलर है तो उस कलर को अगर हम लोग को हटाना है, तो हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जानता हूं चारकोल का विलयन को क्या करते हैं, रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित करके क्या करते हैं हम लोग, रंग को उसका हम लोग हटा देते हैं। किसको, हम चारकोल का क्या, चारकोल का विलयन को क्या करते हैं, चारकोल का विलयन का रंगीन अशुद्धि जो होता है, अशुद्धि को क्या करते हैं हम लोग उसमें मिला देते हैं। मिलाते जैसे यहाँ वो क्या करता है अशुद्धि अधिशोषित करके, मतलब रंग को क्या करता है सोख लेता है, सोख करके क्या करता है उससे कपड़ा से क्या करता है कलर को अलग कर देता है, ठीक है। ये अगला प्रॉपर्टीज है, सॉरी अगला इसका एप्लीकेशन है, क्या बोलेंगे हम लोग, विलयन से रंगीन पदार्थ को हटाने में भी क्या करते हैं हम लोग अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। अगला है कि अक्रिय गैस का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को सेपरेट करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, गैस के चारकोल द्वारा अधिशोषण की मात्रा में भिन्नता होने के कारण मिश्रण में से अक्रिय गैस को क्या करते हैं, नारियल चारकोल, नारियल चारकोल होने का क्या मतलब, नारियल का पेस्ट, सीधा सा हम लोग बोल सकते हैं नारियल का मतलब चूर्णित पेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नारियल चारकोल पर विभिन्न तापों पर अधिशोषित करके क्या करते हैं हम लोग इनर्ट गैस को अलग कर देते हैं। अगर इनर्ट गैस कोई है इसमें तो इनर्ट गैस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा इसको लैंग्वेज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, सिर्फ मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अक्रिय गैस को हम लोग क्या करते हैं पृथक्करण करने में भी हम लोग क्या करते हैं अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का लास्ट है झाग प्लवन प्रक्रम में। झाग प्लवन प्रक्रम मतलब इन फ्लोटेशन प्रोसेस, इन फ्लोटेशन प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग सुने होंगे क्लास 10th में भी बताया गया होगा, फेन उत्प्लावन विधि, वहां हम लोग पढ़े होंगे कौन सा विधि, फेन उत्प्लावन विधि। वहां क्या करते हैं हम लोग चीड़ का तेल आप नहीं जानते होंगे, गांव का भाषा में उसको अंडी का तेल बोला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वो कांटादार उसका फल होता है, कांटादार फल होता है, अक्सर हम लोग का गांव में अक्सर ये मिलता है, शहर में मिलना एकदम मुश्किल है। गांव में जाइए, गांव में देखने के लिए मिल जाएगा चीड़ का तेल, है ना। उसको हम लोग क्या करते थे, ऐसा होता है उसका फल, उसमें कांटा होता है, ठीक है, कांटा होता है, और उसी के अंदर में जो है पार्ट वाइज बना हुआ रहता है, और इसी में उसका क्या होता है बीज पाया जाता है, और इसी बीज के अंदर में जो है क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। इसका भी ऑयल बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं चीड़ का तेल। चीड़ का तेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसका जो तेल होता है चीड़ का तेल तथा झाग कारक का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक निम्न श्रेणी के सल्फाइड अयस्क को सिलिका जेल एवं अन्य मृदा पदार्थों से क्या करते हैं पृथक कर सांद्रित कर लिया जाता है, क्योंकि ये अशुद्धियां चीड़ के तेल, ये अशुद्धि क्या करता है चीड़ का तेल एवं झाग कारक में संग्रहित हो जाती है। ये फेन उत्प्लावन विधि ऐसा पढ़े होंगे कि जब किसी वाटर में या फिर किसी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं उसमें मिला देते हैं, मिलाने के बाद क्या करते हैं उसको सांद्रण करते हैं हम लोग किसका, सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण क्या करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में हम लोग क्या करते हैं चीड़ का तेल मिला देते हैं, और चीड़ का तेल मिलाने के बाद क्या करते हैं उसमें हम लोग कुछ वायु को प्रभावित करते हैं,
वायु देते हैं। वायु देने के कारण जो है चीर का तेल उसमें सॉल्यूशन में सल्फाइड आयस्क में मिले होने के कारण जल में वो क्या करता है, धीरे धीरे वो फेन का रूप होने लेता है। फेन के साथ में क्या होता है, सल्फाइड आयस्क टोटल उसका सतह में आ जाता है। उस फेन को हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड आयस्क का फेन को क्या करते हैं हम लोग, छान करके अलग करते हैं और सुखा करके सल्फाइड आयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फेन उत्प्लवन विधि। क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में हम लोग सल्फाइड आयस्क का चूर्ण को डाल देते हैं और इसी में जो है थोड़ा सा चीड़ का तेल मिला दिया जाता है और इसमें क्या करता है, वायु प्रवाहित किया जाता है। वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। जैसे वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, इसका सतह पर जो है इसका फेन बनने लगता है। फेन बन करके इसी फेन को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और अलग करके और इसको सुखा लेते हैं। सुखा करके जो है हम लोग को क्या मिल जाता है, सल्फाइड आयस्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सल्फाइड आयस्क मिल जाता है। तो ये भी करने में हम लोग क्या करते हैं, फेन उत्प्लवन विधि में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ चुका है, अधिशोषण का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का कैटालाइसिस। क्या है, कैटालाइसिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कैटालाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैटालाइसिस सबसे पहले समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट, ठीक है, और ये तीर और इधर होता है कौन, प्रोडक्ट। इतना तो सबको पता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। और उधर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। उत्पाद। यहां तक समझ में आया। अभी ये हम लोग पढ़े हैं कि ये कौन है, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। और इस तीर के ऊपर में जो दिया हुआ रहता है उसी को कहा जाता है कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है। अब कहानी आता है कि कैटलिस्ट क्या होता है, क्योंकि जब तक कैटलिस्ट नहीं समझेंगे तब तक कैटालाइसिस समझना मुश्किल होगा। अब देखिए होता क्या है, पहले समझते हैं इसको। प्रारंभिक समय में क्या होता है, प्रारंभिक समय में जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टूटता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है। टूटने के कारण जो है ये आपस में टकराता है और परफेक्टली कॉलिजन होता है। कॉलिजन होने के बाद अगर प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होता है कि वो क्या करता है, आपस में टकरा नहीं पाता। जैसा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे, एक पढ़े थे इफेक्टिव कॉलिजन और एक पढ़े थे हम लोग नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन होता था तो क्या होता था, प्रोडक्ट का निर्माण करता था। लेकिन नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होता था, मतलब जोरदार टक्कर अगर होता था तब प्रोडक्ट का निर्माण होता था। लेकिन जोरदार टक्कर अगर नहीं होता था तो वहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता था। अब उस मॉलिक्यूल को जोरदार टक्कर कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्टिवेशन एनर्जी देते थे, तब जाकर के वो क्या करता था, टकराता था और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता था। यहां क्या करते हैं हम लोग, यहां कैटलिस्ट डालते हैं। क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। तो वैसा रिएक्शन, जो कुछ रिएक्शन होता है कि वो अपने स्वतः होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन क्या होता है, स्वतः अपने आप वो रिएक्टेंट से किस में बदल जाता है, वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा होता है बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन चलता है, जो कि हम लोग पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स में शुरू में ही कि रिएक्शन जो है तीन तरह का पढ़े थे हम लोग। एक पढ़े थे हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन, और एक पढ़े थे हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन, और एक पढ़े थे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन। अब ये तीन रिएक्शन में हम लोग मॉडरेट रिएक्शन को हम लोग किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी कर लिए थे। लेकिन फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन का क्या, उसको क्या छोड़ दें हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट उसमें मिलाते हैं, ताकि जल्दी से रिएक्शन ना हो और ज्यादा स्लो भी ना हो। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मॉडरेट बनाने के लिए कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। कैटलिस्ट हम लोग हिंदी में कहते हैं उसको उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक का काम क्या होता है, देखिए, अगर ये रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो भी क्या होगा, ऐसे रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, मतलब ब्लास्ट कर जाएगा। मतलब कोई साइंटिस्ट को अगर बिला दें, आपको ये बोलें कि चलो भाई तुम बैठ जाओ, इसमें हम दे देते हैं, पानी देते हैं, और पानी डाल करके इसमें जो है आराम से चूना डाल दो। क्या डाल दो, इसमें चूना डाल दो, ऊपर से चूना डाल दो। चूना डालने के बाद उसको देखो तो क्या होगा, मुंह कान झरक करके सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका मुंह कान झरक जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो है काफी ज्यादा फास्ट होता है। दूसरा चीज, अगर पानी ले लें, पानी में क्या करें, सोडियम को डाल दें, पानी में क्या करें, सोडियम को डाल दें, वो क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो है काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो अब इस रिएक्शन को, ताकि ये जल्दी से अभिक्रिया ना कर ले, हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेट बनाने के लिए कैटलिस्ट मिलाते हैं। क्या करते हैं, मॉडरेट बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट बनाते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा भी होता है जो कि ये प्रोडक्ट जल्दी बनाता ही नहीं है।
बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो उसको क्या करता है ये कैटलिस्ट, थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बोला चल जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो। तो ये क्या करता है? दो काम करता है ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वो बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं इसको? उत्प्रेरक बोलते हैं। कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन लाना। ये खुद जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये ध्यान रखेंगे यहां से। ये कैटलिस्ट जो है कि अपना मतलब भार के रूप में अगर अपना भार को शेयर नहीं करता है प्रोडक्ट में। अब ऐसा नहीं होगा, चलिए इधर थोड़ा सा बगल में समझ लेते हैं इसको। अब ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट, रिएक्टेंट सपोज 5 kg है और कैटलिस्ट हम लोग 2 kg का है। कैटलिस्ट कितना का है? कैटलिस्ट 2 kg का है, तो इधर प्रोडक्ट जो है 7 kg बन जाएगा। कुछ भी इधर प्रोडक्ट कितना 7 kg बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा? जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। ये जो है रिएक्शन में भाग नहीं लेता। ये सिर्फ क्या करता है? रिएक्शन को धक्का मारने का काम करता है। क्या करता है? रिएक्शन को धक्का मारने का काम करता है और रिएक्शन को खींचने का काम करता है, मतलब रोकने का काम करता है। मतलब धक्का दे करके तेज करने का काम करता है और स्लो करने का काम करता है। कौन? कैटलिस्ट। ठीक है, उत्प्रेरक। अब ये प्रक्रिया जो होता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं कैटेलाइसिस। समझ में आया? कैटलिस्ट जो है वैसा पदार्थ होता है जो खुद रिएक्शन में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वो सिर्फ क्या करता है? अभिक्रिया का दर को, रासायनिक अभिक्रिया का दर को क्या करता है? बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, या फिर एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं क्या? कि अभिक्रिया का वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एक लाइन में अगर आपको ऐसा मिल जाए ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि कैटलिस्ट का क्या कार्य है, पहला ऑप्शन में देगा अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, दूसरा ऑप्शन में देगा अभिक्रिया का वेग को घटा देता है, तीसरा ऑप्शन में देगा आपको कि अभिक्रिया का वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, और चौथा ऑप्शन देगा आपको इनमें से कुछ नहीं करता है। तो ऑप्शन हम लोग कौन सा चुनेंगे? हम लोग चुनेंगे अभिक्रिया का वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। ध्यान में रहेगा, ये दोनों काम करता है। अभिक्रिया का वेग को बढ़ा भी देता है और अभिक्रिया का वेग को क्या करता है? घटा भी देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है अभिक्रिया का वेग को घटाना, अभिक्रिया का वेग को बढ़ाना, ठीक है, इस प्रोसेस को ही, इस प्रक्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेलाइसिस कहते हैं। आया समझ में यहां तक? उसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखे हुए हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए, अब मतलब अपने में कोई चेंजिंग नहीं लाता है। कौन? कैटलिस्ट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, और ये जो परिघटना होता है, ये जो घटना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कैटलिस्ट कहते हैं। आया यहां तक समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कैटलिस्ट कितना प्रकार का होता है। मेनली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग इसको पढ़ते हैं दो टाइप में। एक पढ़ते हैं हम लोग होमोजीनियस और एक पढ़ते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस। कौन सा पढ़ते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अभी होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किसको कहते हैं, पहले यहीं पे समझ लेते हैं, दोनों एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, एक तरफ क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और यहां लेते हैं हम लोग क्या? कैटलिस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? कैटलिस्ट लेते हैं। और इधर लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं। चलिए समझिए, यहां अगर रिएक्टेंट, आप तो समझ रहे होंगे, वहां लिखा हुआ रहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस या लिक्विड। ये दोनों को एक ही साथ लेंगे, एक्वस बोले या फिर लिक्विड बोले, सेम स्टेट है ये। अब ये लिक्विड स्टेट इसी में आ गया, सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट, ये आपको दिया हुआ रहेगा। अगर रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों अगर सेम स्टेट में, अगर सेम अवस्था में है, सेम अवस्था में मतलब सेम स्टेट, फिजिकल स्टेट में है, तो वैसे कैटलिस्ट को, कैटलाइसिस को हम लोग, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण या फिर होमोजीनियस कैटलाइसिस करेंगे वैसे प्रक्रिया को। और इसमें जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या आया समझ में? पहला वाला हम लोग का क्या कि होमोजीनियस कैटलाइसिस। होमोजीनियस कैटलाइसिस किसको कहेंगे? कि वैसा अभिक्रिया होगा या फिर वैसा रिएक्शन होगा जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों का फिजिकल स्टेट जो होगा, तीनों का भौतिक अवस्था अगर सेम होगा, समान होगा, तो वैसे हम लोग कैटलाइसिस को क्या कहेंगे? होमोजीनियस कैटलाइसिस कहेंगे। आया समझ में यहां से? चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है?
पहला एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, SO2 जो है किसमें है, गैसेस स्टेट में, और इसका भी देखिए इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट कहते हैं। और कैटलिस्ट, यही कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट भी देखिए कौन सा अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, और प्रोडक्ट भी किस में बन रहा है, गैसीय अवस्था में। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं, या फिर ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग कैटालाइसिस। और कौन सा कैटालाइसिस, होमोजेनियस कैटालाइसिस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट भी गैसीय अवस्था में, कैटलिस्ट भी गैसीय अवस्था में, और प्रोडक्ट भी गैसीय अवस्था में। अगर तीनों सेम अवस्था में होगा तो हम लोग कहेंगे ये कौन सा है, होमोजेनियस कैटालाइसिस का ये एग्जांपल है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा देखिए इधर रिएक्टेंट, ये कौन, कैटलिस्ट, ये क्या है, कैटलिस्ट। लिक्विड एक्वस भी कहने का मतलब क्या, कि ये कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में है, और प्रोडक्ट साइड में भी किस में है, वो लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट मतलब लिक्विड, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको क्या, एक्वस स्टेट में ही है। दोनों सेम स्टेट में है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये भी कौन सा है, होमोजेनियस कैटालाइसिस है। नेक्स्ट है हम लोग का एग्जांपल, ये भी देखिए इधर वाला भी लिक्विड स्टेट में है, और हम लोग जो कैटलिस्ट ले रहे हैं, कैटलिस्ट भी क्या है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, और प्रोडक्ट भी बन रहा है, ये भी कौन सा स्टेट में, ये तीनों क्या है, सेम स्टेट में है। ये एक्वस, और ध्यान से समझें इसको, एक्वस बोले, एक्वस मतलब एक्वस कहे या फिर लिक्विड स्टेट बोले, यहां घबराना नहीं है, दोनों एक्वस या लिक्विड सेम होता है, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों अगर सेम अवस्था में होगा, अगर ये भी लिक्विड स्टेट में, लिक्विड या फिर लिक्विड स्टेट में, ये भी कैटलिस्ट भी देखिए लिक्विड स्टेट में, ये भी कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ही है, तो हम लोग ऐसे कैटालाइसिस को क्या कहेंगे, हम लोग ऐसे कैटालाइसिस को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस कैटालाइसिस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का विषमांग। विषमांग मतलब समझ ही रहे होंगे, अलग अलग। समांग मतलब क्या, होमोजेनियस, और समांग मतलब क्या, समान, और विषमांग मतलब क्या, अलग अलग। मतलब यहां क्या होगा कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट क्या होगा, सेम स्टेट में नहीं होगा, सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस कहेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखे हुए हैं कि वैसा प्रक्रम जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक एवं भिन्न अवस्था में होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस उत्प्रेरण कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल, ये कौन सा स्टेट में, इधर वाला को तो हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, मतलब अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक कौन सा अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। देखिए कैटलिस्ट कौन सा अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है। प्रोडक्ट किस में बन रहा है, गैस अवस्था में बन रहे। देखिए ये कौन सा, गैस, सॉलिड, गैस, ये क्या अलग अलग अवस्था में है, अलग अलग अवस्था में है, तो हम लोग बोलेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, ये हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का, देखिए इधर वाला, देखिए कौन सा स्टेट में, गैसीय स्टेट में। हम लोग कैटलिस्ट जो ले रहे हैं कौन सा स्टेट में, ठोस अवस्था में ले रहे हैं ना, ये गैसीय अवस्था है, ये कौन सा है, ठोस अवस्था है, और ये कौन सा है, गैसीय अवस्था है। तीनों क्या अलग अलग अवस्था में, अगर तीनों अगर अलग अलग अवस्था में है तो हम लोग कहेंगे इसको कि ये हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है, ठीक है। अगला है हम लोग का फोर्थ है कि ये देखिए गैसीय अवस्था में, ये कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में, और इधर वाला कौन, गैसीय अवस्था में। तीनों ये क्या है, तीनों का तीनों अलग अलग अवस्था में है, ये दोनों सेम अवस्था में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट कौन सा है, अलग अवस्था में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस कहेंगे। अगला है कि वनस्पति तेल। वनस्पति तेल कौन सा अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। लेकिन इससे अभिक्रिया जो कर रहा है ये कौन सा स्टेट में है, गैसीय अवस्था है, मतलब ये क्या करता है, इससे अभिक्रिया करता है। अब देखिए कैटलिस्ट जो लिए हुए, कैटलिस्ट लिए हुए कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, ठोस अवस्था में। मतलब एस मतलब क्या समझ में आ रहा है, एस मतलब सॉलिड स्टेट, एल मतलब क्या, लिक्विड स्टेट, गैस में जी मतलब क्या, अगर जी लिखा हुआ रहेगा तो मतलब क्या, गैसियस स्टेट। आया यहाँ तक समझ में। तो ये था हम लोग का कौन सा, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का। और भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो भी कैटलिस्ट के प्रकार। कौन सा डिस्कस करेंगे हम लोग, कैटलिस्ट के प्रकार, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में, और इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग इससे आगे नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करना तो एकदम ना भूलें। और कहीं भी डाउट अगर आपको होता है, कहीं भी किसी भी पोजीशन पर, कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ डाउट है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।